वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म हुआ था दैट इज स्पर्म, एंड oogenesis की बात करें तो हमारे पास एक हैप्लॉइड गैमीट जो है फॉर्म हुआ था दैट इज एग और वी कैन से ओटिड। अब क्या है कि अब उन हैप्लॉइड गैमीट्स की क्या होगी, फ्यूजन होगी, ठीक है। एंड दिस फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो सिंपली अगर हम देखें तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote, to form diploid zygote is known as fertilization, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन हम देख चुके हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो अगर हम देखें तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्यूलरी और इस्थमिक जंक्शन है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे फर्टिलाइजेशन दे कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। फिर हम यहां पे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के केस में कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मतलब ये जो फ्यूजन है स्पर्म और एग की, इस फ्यूजन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं या हम देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहली जो चीज है दैट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म। क्योंकि स्पर्म को एग के साथ फ्यूज होना है तो स्पर्म क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा कि वो एग के साथ फ्यूज हो। और इस अप्रोच के टाइम में जैसे स्पर्म जो है वो एक वी कैन से एक रेस है स्पर्म की फ्यूज होने की एग के साथ। तो पहला पॉइंट हम फर्टिलाइजेशन में जो डिस्कस करेंगे दैट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म की क्या अप्रोच है, ठीक है। स्पर्म की अगर हम बात करें तो एक जब भी कॉपुलेशन होती है, जब भी रिप्रोडक्शन होती है, या वी कैन से जब भी फ्यूजन होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं थ्रू पेनिस इनटू दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वी कैन से इन दैट वेजाइना, ठीक है। तो एक इजैकुलेशन में या एक इजैकुलेट की अगर हम बात करें तो वहां पे 3 से लेके 3.5 ml स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 3 to 3.5 ml of sperms gets deposited into the vagina, and in that ejaculation मतलब एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेट में इतने स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं और इतने स्पर्म्स जो है वो वजाइना में रिलीज किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। 3 to 3.5 ml ऑफ स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इस क्वांटिटी में अगर हम देखें तो जो नंबर होता है स्पर्म्स का दैट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक इजैकुलेशन में इतने स्पर्म्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। सो इन दैट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स are present, and the reason for such a large number of sperms is they have to cross many barriers। इतने ज्यादा स्पर्म्स जो है वो क्यों रिलीज होते हैं, तो इसका एक रीजन ये है कि स्पर्म्स को बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए स्पर्म्स का जो नंबर है वो हाई रखा जाता है दैट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ चीजें हैं यहां पे जो स्पर्म्स को हेल्प करती हैं और कुछ चीजें हैं यहां पे जो स्पर्म्स को रोकने का काम करती हैं, एज ए बैरियर काम करती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पर्म्स को हेल्प करती हैं मूव करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। तो these things which helps to sperms are, पहला है हमारे पास कि लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल।
जो भी क्योंकि स्पर्म्स को मूव करना है वजाइना में, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है उसको, जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, तो उसके लिए क्या है कि स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो हाई रखी जाती है। और ये स्पर्म्स की जो मूवमेंट है, ये लैश टेल, जो स्पर्म का जो स्पर्म की जो टेल होती है, इस टेल की वजह से स्पर्म की जो मूवमेंट है वो हाई रखी जाती है, और इसको हम कहते हैं लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, और इस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, हमने देखा था कि वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म्स के केस में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेबुलकन। और ये नेबुलकन क्या करता है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि इसमें लैशिंग मूवमेंट जो है वो देखी जाए स्पर्म्स के केस में। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल्स को हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स या ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये वजाइना में या वजाइनल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, सो these prostaglandins they causing contraction in the female reproductive part or uterine part, but those contractions are in the reverse directions। ये जो contractions होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ये रिवर्स डायरेक्शंस में होती हैं। मींस जो स्पर्म अगर हम देखें जहां पे, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वजाइना पार्ट में स्पर्म्स की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करती है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे कॉज कंट्रैक्शन इन दी वजाइनल पार्ट। ठीक है, and these contractions are in the reverse directions, that means from the vagina these sperms it goes upwards into the fallopian tube, so these prostaglandins they help in peristaltic movement। So first is lashing movement here, because of these prostaglandins here we can see peristaltic movement, मतलब जो स्पर्म्स की मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में की जाती है, ताकि स्पर्म्स जो है वजाइना से अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वो फैलोपियन ट्यूब में जा सके जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है। ठीक है, तो वो उस चीज का काम, वो चीज करने का काम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स करते हैं, एंड दीज प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स दे आर प्रेजेंट इन स्पर्म्स। ठीक है, तीसरा जो है यूट्रस में कुछ एस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं। सो थर्ड इज एस्पिरेटरी movements of uterus। ठीक है, aspiratory movements of the uterus, this is a sort of suction movement because of which the sperms would be put upwards from the vagina। ठीक है, so lashing movement sperms में जो हेल्प करती है चीजें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड थर्ड इज एस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने बात की कौन कौन सी थिंग्स जो है, कौन कौन सी चीजें जो है स्पर्म्स को हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो स्पर्म्स, मतलब थिंग्स विच एक्ट्स एज अ बैरियर्स, वी कैन से थिंग्स विच एक्ट एज ए बैरियर फॉर स्पर्म्स टू मूव। ठीक है, तो यहां पे कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज अ बैरियर काम करती हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं थिंग्स विच कैन रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सो पहली जो चीज है यहां पे, दैट इज थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। This is when fertilization has to take place। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, 14th डे की बात करें, जब ओवुलेशन होता है, जब एग जो है वो रिलीज होता है, सेकेंडरी ऊसर जो है वो रिलीज होता है, उस टाइम क्या होता है 14th डे पे, कि जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये चीज डिस्कस की थी कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक होती है। ठीक है, अप टू 5 mm। ठीक है, होता क्या है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है थिक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक एंड फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था। और क्या है कि स्पर्म्स को इस तरह से अगर हम देखें, यूट्रस की अगर हम बात करें तो इस तरह से
ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है इस तरह से फोल्डेड और थिक हो जाती है यहाँ पे ऑन दी 14th डे। अब क्या है कि स्पर्म्स को मूव करना है इस थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या है हमारे पास, ये एक फिजिकल बैरियर का काम करती है, ठीक है। मतलब दिस थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिस प्रोवाइड्स अ थिक बैरियर और वी कैन से एक फिजिकल बैरियर, सो दे द स्पर्म्स हैव टू क्रॉस दिस थिक लाइनिंग, सो दिस इज एक्ट्स एज अ बैरियर। तो स्पर्म्स को ये बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है, इसीलिए स्पर्म्स का नंबर हाई रखा जाता है 200 to 300 इन पर इजैकुलेशन। दूसरा जो बैरियर है दैट इज एसिडिक, ठीक है, अनदर बैरियर इज एसिडिक और वी कैन से केमिकल। सो जो पीएच होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वो एसिडिक होता है, या हम कह सकते हैं कि दिस इज अनदर बैरियर विच इज केमिकल और एसिडिक pH in the female reproductive tract. So this acidity kills the sperms. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का या वी कैन से वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और इस एसिडिटी की वजह से, इस एसिडिक पीएच होने की वजह से क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वजाइना के अंदर जो है वो बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एक्ट्स एज बैरियर। कुछ फैगोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं कि ये भी स्पर्म्स को किल करने का काम करते हैं, ये भी स्पर्म्स को फैगोसाइट करने का काम करते हैं। दोस्तों इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद जो है स्पर्म्स को कहां पहुंचना है, फाइनली फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए स्पर्म्स का नंबर हाई रखा जाता है ताकि स्पर्म्स जो है बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो मर जाते हैं और कुछ स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सके, ठीक है। So there are some barriers, ठीक है। Thick endometrium of uterus, acidic or chemical, or we can say acidity of that vagina, and third is phagocytes. Then हम बात करते हैं कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन, उसके बाद क्या है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, physiological maturation of sperms, ठीक है। होता क्या है कि जब स्पर्म्स जो है वो फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेन करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को या उस टर्म को हम कहते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। सो सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज कैपेसिटेशन। दो चीजें हमें देखने को मिलती है यहां पे, टू इंपॉर्टेंट चेंजेस कैन टेक्स प्लेस हियर। कैपेसिटेशन की बात करें, जब स्पर्म्स जो है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अटेंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दो चेंजेस हमें देखने को मिलती है। एक चेंज होती है यहाँ पे कि जो स्टेरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनका रिमूव होना बहुत जरूरी है, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड स्टेरोल्स, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरह से, स्पर्म का जो हेड था यहाँ पे एक एग्रोसोम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और इस एग्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस एग्रोसोम की मेम्ब्रेन पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है कैपेसिटेशन के टाइम क्या होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और स्टेरोल्स प्रेजेंट हैं एग्रोसोम की मेम्ब्रेन के ऊपर या ऑल अराउंड दिस एग्रोसोम मेम्ब्रेन, एग्रोसोमल मेम्ब्रेन, सो ताकि ग्लाइकोप्रोटीन्स और स्टेरोल्स को रिमूव कर सके और एग्रोसोम की जो लेयर है वो पेनिट्रेट हो सके, परमिएबल हो सके, और इसमें हमें पता है एग्रोसोम में स्पर्म लाइसिन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये एग्रोसोमल मेम्ब्रेन वीक हो सके और ये स्पर्म लाइसिन जो है वो थ्रू आउट एक्सक्रीट हो सके, ठीक है। इसीलिए एग्रोसोम is the part from where the enzymes would be produced, and we know in acrosomes there are sperm lysins are present, ठीक है। So in this membrane which is surrounding the acrosome, the membrane has these sterols and glycoproteins,
ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये स्टेरॉल्स को रिमूव करने का काम कौन करता है? ये रिमूव करने का काम करता है कुछ केमिकल्स या कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे कुछ केमिकल्स और कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। ये केमिकल्स और सब्सटेंसेस ये क्या करेंगे, इस तरह से इन स्टेरॉल्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ जो है वो मिक्सअप होंगे, इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे हम कह सकते हैं, और ये केमिकल्स इन स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, दूसरी चेंज जो होती है यहाँ पे, फर्स्ट हमने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और स्टेरॉल्स को रिमूव करने का काम करते हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ताकि स्पर्म लाइसिन जो है वो रिलीज हो सके बाहर, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो सके। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। इस दौरान क्या होता है ड्यूरिंग कैपेसिटेशन कि ये जो कैल्शियम आयंस है ये स्पर्म्स के अंदर जो है वो वी कैन से एंटर होते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ दीज कैल्शियम आयंस द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इंक्रीजेस। मूवमेंट जो है स्पर्म्स की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन कैल्शियम आयंस के एंटर होने की वजह से। ठीक है, मतलब वो स्पर्म्स बिकम मोर एक्टिव, दैट मींस दे विल एबल टू स्विम एट अ फास्टर पेस। ठीक है, सो एज द मेम्ब्रेन वीक्स this acrosome will be able to release the sperm lysins, and these sperm lysins would dissolve the layers around the egg. Then only this fertilization can take place, and that's why we calling its functional capability or functional maturity. ठीक है, तीसरी जो बात है इसमें that is fertilizing anti-fertilizing reaction. तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अप्रोच ऑफ स्पर्म। ठीक है, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही स्पर्म्स जो है दे रीच क्लोजर टू द एग, the fallopian tube, then they have to identify each other. जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के नजदीक आएगा, they come closer और they come near to the egg, वहां पे क्या होगा कि एग और स्पर्म जो है एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस आइडेंटिफिकेशन को ही हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। क्यों कहते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन? क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो एग होता है, ठीक है, या हम इस तरह से देखें, जो फर्टिलाइजिंग है ये सेक्रेट होता है ओवम से या एग से। तो फर्टिलाइजिंग एक केमिकल है जो एग या ओवम से रिलीज होता है। ठीक है, एंड दिस फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल विच हैज स्पर्मोफिलिक साइट्स। मान लो ये हमारे पास एग है, ठीक है, ये हमारे पास एग की मेम्ब्रेन है, और ये एग क्या करता है, ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। और इस फर्टिलाइजर में क्या होता है, इस तरह से इसमें कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मोफिलिक साइट्स। और इन साइट्स में क्या होता है, जब भी स्पर्म आएगा वो इन स्पर्मोफिलिक साइट्स में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है दैट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द स्पर्म्स। सो यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली स्पर्म्स फर्टिलाइजिंग केमिकल, एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एग जो है वो फर्टिलाइजिंग केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किस्म से आइडेंटिफिकेशन की जा रही है कि हाँ एग जो है वो एंटी सॉरी एग से जो है फर्टिलाइजर रिलीज हो रहा है, स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजर रिलीज हो रहा है, और ये एक दूसरे को चेक कर रहे हैं कि वाकया ही जो है ये
केमिकल्स जो है वो रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए, मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक किस्म से आइडेंटिफिकेशन की जाती है ओवम और स्पर्म। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, एंड व्हाई दिस फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो दैट द यूनिकनेस ऑफ द स्पीशीज कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है, ये एक किस्म से स्पीशीज स्पेसिफिक इवेंट होता है। ठीक है, कि ये जो स्पर्म है ये ह्यूमन स्पर्म ही है या कुछ और चीज जो है वो एंटर हो रही है या कोई और स्पर्म एंटर हो रहा है। सो एक किस्म से आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे की जाती है। ठीक है, ताकि जो यूनिकनेस है स्पीशीज की उसको मेंटेन रखा जा सके। सो दिस इज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। सो फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म, सेकंड इज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, और व्हाई दिस फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, this is for to maintain specificity or uniqueness of a species. Second is to thin out the number of sperms, or we can say to reduce the chances of polyspermy. ठीक है, so sperms का नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा और थिन आउट हो जाएगा और कम हो जाएगा। फिर तीसरी जो चीज है हमारे पास दैट इज रिलीज ऑफ, क्योंकि अब जो है दैट एक्रोसोमल लेयर जो है वीक हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे स्पर्म लाइसिन्स जो है, जो एट्रोसोम्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं। अब ये स्पर्म लाइसिन्स जो है वो रिलीज होंगे और थर्ड स्टेप को हम कहते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन्स आर बेसिकली लिटिक एंजाइम्स। देयर आर 3 एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 एंजाइम सिक्रेट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म लाइसिस में 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, या हम इसको कह सकते हैं कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और वी कैन से कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेकंड इज हाई एल्यूरोनिडेज, दिस इज आल्सो एंजाइम हाई एल्यूरोनिडेज, एंड थर्ड इज एक्रोसिन। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म लाइसेंस में। ठीक है, सो थर्ड स्टेप इज रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। होता क्या है एक्चुअली, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की अगर हम बात करें तो हमने एग का जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि एग की जो आउटर लेयर होती है वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से कुछ रेडिएटिंग सेल्स प्रेजेंट थे जिनको हम कहते हैं, इस लेयर को हम कहते थे कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम या कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या करेंगे कि ये इस लेयर्स को, या जो कोरोना रेडिएटिंग लेयर है, कोरोना रेडिएटा जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो कुछ सेल्स की बनी होती है और वो वाले सेल्स जो है इस तरह से कुछ